एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। ये हमारा लेक्चर 8 है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसका। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना, कैसे काम करती है वो, क्या उसकी स्टेटमेंट है और उससे क्या क्या रिजल्ट निकले, मैंने कल आपको बताया है ना। फैक्टर ट्री बताया क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं को HCF और LCM जो निकालने की फैक्टराइजेशन वाली प्राइम फैक्टराइजेशन वाली जो कल मेथड थी वो मैंने बताया है ना। दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो हम पहले उनका गुणनखंड करते हैं फैक्टर, फिर उनके फैक्टर्स की मदद से हम कैसे HCF और LCM निकालते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे चलने वाले हैं, हम एक रिलेशन ढूंढने वाले हैं नंबर्स और LCM HCF के बीच में। क्या करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड देयर HCF, LCM। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? संख्याओं तथा उनके HCF और LCM के बीच में संबंध। लिख ही देता हूं मैं, संख्याओं तथा उनके HCF, LCM के बीच में संबंध। ओके, कैसे निकलेगा देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 36 और दूसरी संख्या है 24। 36 का मैंने जब गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3। कैसे आया? आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं गुणनखंड करके। 24 को करेंगे तो 2 × 2 × 3 है ना। इसको पावर में लिखो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 × 3। मैं इसको लिख ही देता हूं। ओके, HCF क्या होगा यहाँ पे? 36 और 24 का HCF क्या होगा? कैसे निकालते थे HCF? जो फैक्टर कॉमन हो, यहाँ पे दोनों फैक्टर कॉमन है ना, तो दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर हो, बड़ी वाली सबसे जो पावर हो उसको लिखते हैं, या छोटी वाली, सॉरी, इन दोनों फैक्टर्स की जो छोटी वाली पावर हो, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 3 की पावर 1 है छोटी वाली तो 3 1 लिखेंगे। 2 2 4 3 12 आ गया इसका HCF। LCM क्या आएगा? LCM में सारे फैक्टर हम एक एक करके उतार लेंगे। हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं, एक है 2 और एक है 3। अब इन दोनों की जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसको लिखेंगे। ये आएगा यहाँ से 8 और ये आएगा यहाँ से 9। 8 9 से 72। HCF आ गया 12, LCM आ गया 72। पहला नंबर है 36, दूसरा नंबर है 24। अब अगर हम 36 और 24 को गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास? ये गुणा करके देखो क्या आएगा। 24 की 4, 2 आया हासिल, 4 3 12 दूनी 12 2 14 प्लस 12 72, 4 4 2 6 7 1 8। जब हमने गुणा किया तो अपने पास क्या आ गया? 4 2 6। बोल कुछ और रहा हूं मैं, लिख कुछ और रहा हूं। चलो, यहाँ पे 4 आया, 6 8 864 आ गया गुणा करने पे, ए और इसका 36 और 24 का। अब हम एक बार HCF और LCM का गुणा करके देखते हैं क्या आता है। HCF गुणे LCM क्या आएगा? 12 का गुणा 72 में करना पड़ेगा। 12 दूनी 24 की 4 हासिल आया 2, 12 7 84 2 86। 864 यहाँ भी, 864 यहाँ भी। तो कुछ समझे कि
संख्याओं और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में क्या अंतर है, तो क्या संबंध है? संबंध ये है कि a गुणे b, अगर हमें कोई दो संख्याएं a और b दी हुई है जिनका हमें एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है, तो a गुणे b बराबर होता है इन दोनों का एचसीएफ गुणे में इन दोनों का एलसीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई भी दो संख्या दी हुई हैं जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज हमें यहां से पता चल गई। ओके, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं कि जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन पड़ जाएगी जहां पे हमें संख्याएं दी हुई हैं दोनों और एक चीज इनमें से दी हुई है, तो हम दूसरे को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को दे दिया तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं आसानी से। अगर ए और बी दोनों दिया है तब तो आप एचसीएफ और एलसीएफ अलग अलग कैलकुलेट ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ तीन चीजें दी हुई हैं और चौथी चीज चाहिए तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, देखते रहिए। ठीक है, जो पहला एग्जांपल है इस टॉपिक पे बेस्ड वो है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनके एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 540 तथा 2 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हुज एलसीएम एंड एचसीएफ आर 540 and 2 रिस्पेक्टिवली। हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि जिन संख्याओं के ये एलसीएम और एचसीएफ है उन संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, उन संख्याओं का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आई होप कि आपने आधे लोगों ने तो गेस ही कर लिया होगा कैसे होगा ये, गेस क्या कर ही लिया होगा इसको सॉल्व। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 540, एचसीएफ कितना हुआ है दिया हुआ है 2। हमें पता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो ये किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। एलसीएम अपना कितना है 540, एचसीएफ कितना है 2, 1080 आ गया, एकदम आसानी से आ गया, है ना। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ऐसे आराम से लगा सकते हैं। ये तो बहुत इजी था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं वो कैसा है। ओके, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है यदि दो संख्या दोनों दी हुई है 96 तथा 78, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो हमें एलसीएम पता करना है ना। इफ एचसीएफ ऑफ 98 is 6 देन फाइंड देयर एलसीएम। हमें पता है कि 96 गुणे 78 जो होगा वो इन दोनों के एलसीएम, ये कॉमा है, तथा इनके एचसीएफ के गुणे के बराबर होगा, है ना। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ में से एचसीएफ पता है, तो 96 गुणे 78 बराबर एलसीएम इसका कितना है 96 78, ये तो निकालना है। एचसीएफ हमें पता है 6। अब इस 6 को अगर हम इधर लाएं तो ये अपॉन में आ जाएगा, है ना। अब देखो 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, यहाँ पे कितना आया एलसीएम बराबर कितना आएगा अपना 96, 78, ये 16 इंटू 78 इतना आएगा। अब गुणा कर लो, आसानी से निकल आएगा। 16 8 128, 12 हासिल आया, 16 7 112 और 112 में 12 जोड़ोगे तो 124, 1248 आ गया 96 और 78 का एलसीएम। अगर हमें ये ट्रिक ना पता होती तो क्या होता?
करते रह जाते, पहले 96 का फैक्टर करते, फिर 78 का फैक्टर करते, फिर सारे फैक्टर्स में से जो बड़ी बड़ी पावर है उनको एक जगह लिखते, फिर सबका गुणा करते। तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, दो संख्या दी हुई है और उनका एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर आपको एचसीएफ ना भी दिया होता तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। कैसे करते? पहले 96 और 78 के एचसीएफ निकाल लेते फैक्टराइज करके। देखो कैसे करते। 96 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, मैं वो आपको ट्री वाला आइडिया बताता हूँ, फैक्टर ट्री। 2 है ना, इधर क्या आएगा, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, सही जा रहा हूँ ना, 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, अब 3 ये लास्ट है। 1 2 3 4 5 बार 2 आया और 3 कितने बार आया, 1 बार। इसी तरह हम 78 को अगर करें तो 2 39 3 13 हो गया, लास्ट नंबर प्राइम आ जाता है तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो 78 का क्या होगा, 2 × 3 × 13। HCF देखो क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिख लिया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लिख लिया। अब 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1, तो HCF क्या आ गया, 6 HCF आ गया। अगर एलसीएम निकालना होता तो यही करते, इसकी सबसे बड़ी पावर, फिर 3, फिर 13 और इनका गुणा करते, है ना। जब हमें HCF पता है तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को लगा दें, तुरंत आ जाए, है ना। तो आई होप कि आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप कैच कर ले गए हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमें दो संख्याओं का HCF और LCM दिया गया है और हमें एक संख्या दी हुई है तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है ना। तो वही फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, HCF इतना है और LCM इतना है। तो मान लो दूसरी है संख्या बराबर b, दूसरी संख्या b मान लिया तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, है ना, ये होता है। हमें b चाहिए तो b को इधर रखो, 435 को उधर भेज दो, 145 गुणे 2175 बटे 435 डिवाइड करो, देखो कैसे कटता है। दोनों के आखिर में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 × 40, 5 × 7 35, 5 × 4 20, 5 × 3 15, 5 × 5 25, 435 यहाँ पे आ गया। अब देखो 8 7 15, इसको ऐड करने पे 15 आ रहा है तो मतलब 3 से कट जाएगा। अगर आपको ये ना पता हो तो जान लो कि कोई भी संख्या 3 से तब कटती है जब उस संख्या के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें और वो 3 से कट जाए, है ना। 3 से कट गई 5, ये नहीं कटेगा 3 से, 4 3 7 5 12, ये कट जाएगा। देखो 3 से इसको काटें तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 9 27, इसको 3 से काटोगे 3 1 3, 1 13, 3 4 12, 1 15, 3 5 15, 145 और अपॉन में 29। अब क्या 29 से ये कटेगा, देखो लास्ट में 9 है, 5 से अगर हम काटें 29 से इसको भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 29 को 5 बार गुणा करने पे क्या आएगा देखते हैं, 145 आ रहा है, सही है। 29 इसको काटेगा तो 5 बार में ये कट जाएगा। तो हमें ऊपर क्या मिला, 145 गुणे 5, तो मतलब हमारा b जो है वो क्या आ गया, 5 × 5 25, 2 आया हासिल, 5 चौको 20, 2 22, फिर 2 आया हासिल, 5 एकम 5 2 7। हमारी दूसरी संख्या आ गई 725। पहली संख्या थी 435, दूसरी संख्या थी 725। एकदम इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको गुणा और भाग पे ध्यान देना है ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है
उस पे चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी फॉर्मूले की एक कमी आप समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड है ना। जो ये हमारा फॉर्मूला था कि संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही ट्रू है। अगर हमें सिर्फ दो संख्याओं के बारे में बात करनी है तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा हमें नंबर्स दे दिए गए और बोला जाए कि इन नंबर्स को गुणा करके इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर ला दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एग्जांपल में मान लो हमने तीन संख्याएं ले ली, तीन संख्याएं 12 ले लो और छोटी छोटी ले रहे हैं ताकि, चलो 12 ले लो, 16 ले लो, 12, 16, 24 तीन संख्याएं ले ली। अब हमें दिखाना है कि जो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, ये इसकी जांच करनी है। तो 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 16 का जब करेंगे तो, और जब 24 का करेंगे तो, जब आप करने लगेंगे तो आप भी मेरी तरह एकदम देखते ही नंबर को फैक्टर कर लेंगे। ये तो खैर छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती है तो मैं भी करने लग जाता फैक्टर ट्री। ओके, तो एचसीएफ इसका क्या होगा इन तीनों नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 12, 16 एंड 24। दो तीनों में कॉमन है, दो लिख लिया। तीन तीनों में कॉमन नहीं है तो तीन को नहीं लिखेंगे। अब सबसे छोटी पावर क्या है, 2, तो मतलब एचसीएफ क्या आ गया, 4। अब एलसीएम की बात करते हैं। तीनों सारी जो भी अलग अलग संख्या है उनको लिख लिया, बढ़की या पावर सबकी छांट लिया। 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो 2 की पावर 4 का मान 16 होता है और ये 3 होगा, 16 तिया 48। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया ये, एलसीएम आ गया ये। अब देखो नंबर्स का गुणा 12 गुणे 64 गुणे 24, ये कितना आता है और इनका गुणा कितना आता है ये देखना है हमको, ठीक है। 12 को जब 64 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 4 आया यहाँ से, 12 छंग 72, 4 76, 768 आ गया और गुणे में 24। 768 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 32 की 2 हासिल 3, 4 छंग 24, 3 27 हासिल 2, 4 7 28, 2 30। देखो गुणा करने में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है तो जज मत करना, खुद से करना। गुणे 2 8 16 की 6 हासिला 1, 2 छंग 12 1 13 3 हासिला 1, 2 14 1 15, 2 7 6 13 की 3 3 1 4 5 3 8 1, 18,432 इसका गुणा आ गया। अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या आता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम 48 गुणे 4, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। जब इसको गुणा करेंगे तो 4 8 32 हासिल आया 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल आया 3, यहाँ पे 4 8 32 2 हासिल आया 3, तो 4 चौक 16 3 19 यहाँ पे आ जाएगा। इधर 192 आया, इधर अपना इतना आ गया, कितना फर्क है ना। तो जब हम दो संख्याओं से तीन संख्याओं में जंप करते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला था, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ये गलत हो जाता है ना। अब अगर यहीं पे हम 24 को मिटा देते, सिर्फ हमारे पास 12 और 16 ही रहता, तब ये बात सही हो जाती। कैसे सही हो जाती देख लो, जल्दी से बता देता हूँ। 12 और 16 ये दोनों यहाँ पे हैं, इनका एचसीएफ क्या आएगा, आई थिंक वही आना चाहिए, हाँ एचसीएफ तो 4 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 की घात 4 गुणे 3, वही 48 एलसीएम भी आएगा। तो मतलब एलसीएम गुणे, क्या लिख रहा हूँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ अपना ये 192 आ जाना चाहिए, है ना। अब मैंने 12 और 16 को गुणा किया, तब क्या आएगा देखो, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 का 12 7 19, देखो 192 बराबर 192 आ गया ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जब हम तीन संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो अपना वो रिजल्ट ट्रू नहीं है। ओके, ये हो गया इस जो बहुत आपके पास एक धमाकेदार रूल था
उसकी एक कमी हो गई। अब शायद एक दो एग्जांपल्स इस पे और कराने पड़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा। सारे एग्जांपल्स में से थोड़ा सा अलग है ना। हमें इस बार दिखाना है कि क्यों 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 7 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणा प्लस 5, ये दो संख्याएं हमें दिखाना है ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। Why these two numbers are composite, ये हमें शो करना है। सबसे पहले आप ये समझो कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। मैंने एक बार बताया था, वापस से बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। और एक कंडीशन रहती है, एक नहीं होना चाहिए, एक के बजाय। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और वहां पे एक को नहीं काउंट किया जाएगा। मान लो आपको कोई संख्या दे दी गई 3 दे दी गई, आप उसको 1 गुणे 3 लिख दो, बोल दो कि हमने 1 और 3 के गुणनफल में लिख दिया है, दोनों अभाज्य हैं। ऐसा नहीं होता है, हमें एक को नहीं काउंट करना है, उसका एक के सिवा कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनके गुणनफल में लिखा जा सकता है। ओके, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मल्टीपल ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हमें कंपोजिट प्रूफ करने के लिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणे में लिखना होगा, है ना। हमें इनको ऐसे एक्सप्रेस करना होगा जहां पे 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स हों। इसको पहले उठाते हैं। ये हमारे पास एक संख्या है, ठीक है। इसको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए हमें इसको 2 ऐसी संख्याओं के गुणनफल में 2 या 3 लिखना पड़ेगा ताकि वे दोनों संख्याएं अभाज्य हो। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें से हमने एक तो ये है और प्लस बना है, फिर ये है। यहां से अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा देखो, 7 गुणे 11 और प्लस का यहाँ 1, ये यहाँ पे 13 आया। 7 और 11 का गुणा करेंगे तो 77 आएगा, प्लस का 1, तो ये क्या आएगा 13 गुणे 77 और 1 78। हमको 78 को फैक्टर्स में तोड़ना है। 78 को ऐसे लिख लिया फैक्टर ट्री का यूज करके, तोड़ा इसको तो यहाँ पे 39 आया, फिर 3 से करेंगे तो 13 आया। ओके, ठीक है। ऐसे 78 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 13 ये पहले से है, 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने प्राइम्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। इस संख्या को हम 3 प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते
है, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमें हमें इससे क्या पता चलता है, हुआ क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है ना। अवर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ये पता चल गया। इसमें से 13 कॉमन लेके जो बचा उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो हमें ये पता चल गया। अब मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो आप लोग खुद से करें। पहले इंटू 1 है, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से इसको प्रूफ करें कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। सेम प्रोसेस यहां करना है। यहां मैंने 13 को कॉमन लिया था, यहां आपको 5 को कॉमन ले लेना है, उसके बाद जो बचा उसका फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिख देना है। और रीजन यही रहेगा क्योंकि ये जो संख्या हमें मिली इसको हम प्राइम नंबर्स के गुणे में लिख सकते हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये क्या हो गई, एक कंपोजिट नंबर हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वो बोर्ड पे लिख दिया है, पढ़ के बताता हूँ। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 720 किलोमीटर है। 3 व्यक्ति एक साथ प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दिन में क्रमशः 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर मैदान के चारों ओर चलते हैं, है ना। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वे दोबारा कब मिलेंगे। सरकमफेरेंस जो है सर्कुलर ग्राउंड की 720 किलोमीटर है। 3 men स्टार्ट वॉकिंग अराउंड टुगेदर एंड इन वन डे दे वॉक 48 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स एंड 72 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट अगेन। तो हम सबसे पहले माना व्यक्ति ए, बी तथा सी हैं। हमने तीनों व्यक्तियों को नाम दे दिया, ठीक है। तो ए द्वारा चली गई दूरी एक दिन में, एक्चुअली एक दिन में एक कितना चला 48 किलोमीटर्स। और सेम यहाँ पे बी द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी कितनी 60 किलोमीटर्स। और फिर एक दिन में सी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर्स। ओके, इतनी इतनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की और ये जो परिधि है वो 720 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों ने इतनी दूरी चलने में इस 720 किलोमीटर को एक दिन में चला, तो ये इस 720 को चलने में कितना समय लगाएंगे। एक दिन में 48 चले तो इसका मतलब क्या हुआ 720 किलोमीटर चलने इसको मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं। 720 किलोमीटर चलने में लगा समय है, हमें सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सारे अलग अलग चल रहे हैं लेकिन टाइम वो एक ही स्पीड में चल रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुक रहा है। तो अगर हम टाइम निकाल लें तो आगे का प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जब एक दिन में 48 चला तो 720 दिन में 720 किलोमीटर चलने के लिए ए द्वारा कितना समय लगेगा, 4 बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है ना। दूरी इतनी है, 4 इसकी 48 है, डिवाइड करो कितना आएगा 12 से डिवाइड होगा, 12 चौक 48, 12 छक 72, 0 15 दिन आया। ए कितने दिन चलेगा 15 दिन, तब जाके से एक चक्कर पूरा लगा लेगा ग्राउंड का। बी कितने दिन चलेगा, इसी 720 को हम बी की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये 12 दिन आ गया। अब सी कितने दिन चलेगा,
इसी 720 को हम c की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये 10 दिन आ गया। हमें इन तीनों द्वारा चले गए 720 किलोमीटर की दूरी में कितने दिन लगे वो पता चल गया। अब अगर हम 15, 12 और 10 का एलसीएम निकाल लें तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आखिर दोबारा कब मिले, है ना। तो ए कॉमा बी तथा सी के मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15, 12, 10 निकालो। एलसीएम क्या आएगा 15, 12, 10 का। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को फैक्टराइज किया 3 इंटू 5, 12 को किया 2 स्क्वायर इंटू 3 और 10 को किया 2 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आएगा अपना, 2 है अपने पास, 3 भी है अपने पास, 5 भी है अपने पास, तो सबको लिख लिया। और इन सबकी जो सबसे बड़ी वाली पावर है वो लिखना है। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 2 4 4 12 5 60, 60 दिन। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। जब इन तीनों ने एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया तो 60 दिन के बाद ये जाकर तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे को, है ना। एग्जाम्पल मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। 48 किलोमीटर ए की स्पीड थी एक दिन में, बी की स्पीड थी 60 किलोमीटर और सी की स्पीड थी 72 किलोमीटर प्रतिदिन, है ना। हमें 720 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम किस व्यक्ति ने लगाया पहले ये निकालना है। ए द्वारा लगा गया टाइम कितना रहेगा, दूरी बटे चाल, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया तो 15 दिन आ गया। इसी तरह बी के लिए किया तो 12 दिन आ गया, सी के लिए किया तो 10 दिन आ गया। अब आपको पता है जब जिस तरह मैंने एक क्वेश्चन किया था ना कि 3 अलार्म क्लॉक जो है वो चलती हैं एक साथ बजती हैं, और मैंने एक क्वेश्चन किया था ना 2 अलार्म क्लॉक, 2 थी शायद, हाँ 2 थी, एक 60 सेकंड में एक बार बजती थी और एक 62 सेकंड में, तो दोबारा वो कब बजेंगी एक साथ ये पता लगाना था। तो हम 60 और 62 के एलसीएम निकाले थे। सेम यहाँ पे ही करना है। ए द्वारा 15 दिन में पूरा किया जा रहा है, बी द्वारा 12 दिन में, सी द्वारा 10 दिन में। तो इन तीनों का जो मिलन होगा ए बी सी का वो किस समय होगा हम एलसीएम निकाल के आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया 4th एग्जाम्पल। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपका ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा 9th, उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे रैशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।